हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस का एक हमने न्यूमेरिकल भी किया था। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओम्स लॉ जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में, जेके बोर्ड्स के बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो बहुत बार पूछा गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले पीछे वाली वीडियोस हमारी देख लें, तभी वो इस वीडियो को देखें, तभी आप उनको ये वाला जो टॉपिक है वो इजीली से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ हमें एक रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। और वो रिलेशनशिप क्या होता है? वो रिलेशनशिप ये होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ये होता है ओम्स लॉ। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। ठीक है, ओम्स लॉ क्या देता है हमें? एक रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। और ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल का, तो उस कंडक्टर के अंदर जो भी करंट फ्लो करेगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मान लो ये एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, तो क्या होगा? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जो भी करंट फ्लो करेगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में होगा चाहे वो इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो हमें मिलती है अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ ए बैटरी और ए सेल। जैसे ये बैटरी मैंने कनेक्ट की, तो अगर इस साइड में पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, चाहे वो कितना भी हो, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स के। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा किसके अक्रॉस? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको लिख सकते हैं हम V is directly proportional to I. V is the potential difference and I is the electric current. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म हम लेते हैं, वो यहाँ पे क्या आएगी? रेजिस्टेंस। तो और इसको हम V, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू का साइन आया, तो I R is the resistance of the conductor। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको कल बता दिया था, और करंट के बारे में भी आपको कल बता दिया था। करंट क्या होता है? करंट इज द फ्लो और प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? करंट के ऊपर और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अब यहां से तो हमें क्लियर हो गया
कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, या V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। इसका मतलब क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इंक्रीज करेगा तो उसके साथ ही हमारा करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट। और अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, कम होगा, तो हमारा करंट भी जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो ये था हमारा बेसिक ओम्स लॉ के बारे में। अब हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अब हम करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor to resist, it is the property of a conductor to resist the amount of current। ठीक है, हमने पीछे ओम्स लॉ में किया था V इक्वल टू I R के बराबर, ठीक है। यहाँ पे R क्या था हमारा, रेजिस्टेंस था। उसी रेजिस्टेंस को हम अब डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द अमाउंट ऑफ करंट। ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, जो क्या करता है, करंट के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को रोकता है, ठीक है। करंट के फ्लो को मींस अगर किसी भी कंडक्टर में से बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, अगर उसके अंदर हम एक रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर दें, तो वो जो हैवी अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम क्या होगा, उस करंट को रोक देना। हैवी अमाउंट ऑफ करंट को जो है वो रोक देना, और थोड़ा अमाउंट, जितना हमें करंट चाहिए आगे पास आउट करवाने के लिए सर्किट को, उतना ही करंट जो है वो पास करवाना नेक्स्ट सर्किट में, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, या फिर इसकी जगह पे हम यूज करते हैं रेजिस्टर। जो सर्किट्स में हम यूज करते हैं वो होते हैं रेजिस्टर्स। तो उन रेजिस्टर्स का काम क्या होता है कि अगर हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से, तो उसमें एक अगर हम रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जोड़ दें, तो जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो होने से रोकना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर है, ये डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड करता है ये ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो मटेरियल है या कंडक्टर है वो किसका बना हुआ है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स अब हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सपोज कर लो कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब लेंथ कौन सी होगी, ये इसकी लेंथ मानी जाएगी, कंडक्टर की लेंथ। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या फिर ऐसे सर्कल में अगर बना के दिखाऊं तो ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे आप कॉपर की वायर पकड़ते हैं तो कॉपर की वायर गोल होती है, तो उसको जो आगे वाला हिस्सा होता है, जैसे अगर मेरे पास ये चौक है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये चौक है मेरे पास, तो इस चौक की ये लेंथ मानी जाएगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका, ये क्या माना जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी तरह कोई भी कंडक्टर होगा तो उसकी लेंथ ये मानी जाएगी, ये होती है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जो सर्कुलर पार्ट होता है, जैसे चौक का सर्कुलर पार्ट है, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो दूसरा हो गया एरिया फ्लक्स। और तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि ये जो कंडक्टर है ये किससे बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, तो वो होगा इसका नेचर। तो ये इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब पहला फैक्टर है लेंथ। तो रेजिस्टेंस जो है, इसके आगे लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ जो है वो कंडक्टर की ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमारे पास एक लंबी सी तार है, ठीक है, एक लंबी तार है, चाहे वो कॉपर की तार है, चाहे वो एल्युमिनियम की तार है, तो उसके बीच में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? रुक रुक के जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ अगर बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर छोटी तार है, 2 तारें हैं हमारे पास, मान लो एक ये तार है, ये मैंने एक ए और बी, और दूसरी तार ये है ए और बी, और दोनों कॉपर से बनी हुई हैं, कॉपर की तार है दोनों। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा? इस वाली वायर में, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो बड़ी है, और इस वाली में लेंथ कम है, तो इसलिए रेजिस्टेंस इसमें कम होगा। करंट जो है वो इजीली फ्लो इस वाली वायर में करेगा, और करंट जो है वो इसमें फ्लो जो है वो इजीली नहीं कर पाएगा। उसके अंदर बहुत बड़ी सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, बड़ी सारी रुकावटें आएंगी। और वो रुकावटें कौन सी होती हैं? क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर फ्लो करते हैं, तो जैसे ही बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद ये जो फ्लो करते हैं, तो एक दूसरे से ये कोलिजन करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो उसी कोलिजन की वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है करंट को फ्लो होने में। ठीक है, तो जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितनी कम लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये था हमारा पहला, ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मींस अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर कम हो गया तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी कम होगा। दूसरा पारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाई होगा। मींस उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। लेंथ में रेजिस्टेंस बढ़ता था, लेंथ अगर ज्यादा होती थी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता था। इसमें क्या होगा? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये होता है 2 पॉइंट्स हमारे हो गए, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला दें हम तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाएगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाना होता है, तो यहां से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक नई वैल्यू आती है रोहो, L अपॉन A, रोहो L अपॉन A। ये होता है RH और रोहो L अपॉन A। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये नई टर्म आई हमारी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज हमने आपको करवाया अबाउट ओम्स लॉ एंड अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओम्स लॉ के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो अभी तक हमने नहीं किया। तो ओम्स लॉ का एक बार फिर से हम थोड़ा सा टॉपिक रह गया था वो करते हैं। ओम्स लॉ को जो है वो डिनोट किससे किया जाता है? ओम से, या फिर इसका सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है, ओम। ठीक है, ये होता है इसका सिंबल, ये आपने याद रखना है। ओम्स लॉ का जो सिंबल होता है वो ओम होता है, या उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? ओम माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट ओम्स लॉ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस होंगे जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, V = IR या फिर I = V/R। तो ये फॉर्मूले जो है ओम्स लॉ से निकल जाते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर या आपके रिफ्रेशर में, वो आप
इस फॉर्मूले से जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेसन जो है वो समझ आया होगा ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। आज के लिए मैं आप स्टूडेंट्स को एक टॉपिक जो है वो देने वाला हूं, दैट इज डिफाइन 1 ओम। आप 1 ओम को डिफाइन किस तरह से करेंगे? तो आप 1 ओम की जो डेफिनेशन है वो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जो है उसमें लिखिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को 1 ओम की जो है वो डेफिनेशन आती है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर से आपके सामने आएंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।